ओके। अरे टेस्ट 75 तो गेट का है एक्चुअली, मैंने कल ध्यान नहीं दिया, कल तो देखा नहीं था, आज देखा मैंने। तो तुम लोग क्या करके आए हो, 75 या 76 सॉल्व करके आए हो? क्योंकि 75 तो गेट के लिए है ना, जैम का तो है नहीं, वो गेट का टेस्ट है। तो बताओ। अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारे गेट में टॉपिक्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ जैम सिलेबस है ना। और पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का होगा, तो वो भी जैम में नहीं आता है। तो तुम्हें जैम वाले लोग पहले जैम वाले टेस्ट फिनिश कर लो, फिर गेट का देखना, क्योंकि इसमें तो गेट के क्वेश्चंस होंगे, गेट लेवल के मतलब, और गेट सिलेबस के, है ना। तो गेट पैटर्न का भी यहाँ 65 क्वेश्चन होगा, तो वो मैंने देखा नहीं है। तो जिसके आगे गेट लिखा हुआ है पता चल जाता है ना, जैसे ये है। तो हमने 75 है लिखा ना गेट ST, तो ये गेट का टेस्ट है ना। बाकी जैम के है 76, 77, 78, ये सब जैम के है ना। फिर यहाँ 82 गेट का है, उससे पहले फिर यहाँ 71 गेट का है, NSO1। तो क्या करना है, 75 में डाउट पूछना है, क्या पूछना तुम्हें भाई? 76, टेस्ट 76 कह रहे हो या क्वेश्चन 76? हाँ, क्वेश्चन तो है ही नहीं 76, टेस्ट। तो 76 अगर अटेम्प्ट, 76 जैम का है, वो तो गेट का है। तो बताओ 76 में क्या डाउट है? अगर 76 अटेम्प्ट करके आए हो तो उसमें क्या डाउट है? 75 गेट का टेस्ट है ना, वही कर रहा हूँ, क्योंकि जैम के ज़्यादा एस्पिरेंट है। तो जैम वाले टेस्ट पहले कर लो, गेट वाले क्या ही करोगे। जैम का कंप्लीट करो जितने टेस्ट हैं। तो 76 वाले में ये सब डाउट है ना आप लोग का? ठीक है। टेस्ट 76 का तो क्या है इसमें? 333 कि एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल सच दैट 0 और 1 पे हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। जेड एक्स प्लस वाई है, कैपिटल में होगा ऐसे, है ना, ये कैपिटल में होगा। और W x - y है, वो भी कैपिटल में। तो सो नाउ पूछ क्या रहा है ये? देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। तो ये तो बस तुम्हें ट्राई करना है, इंडिपेंडेंट चेक करना आता है। ये तो ऐसे ही लिख दिया अनकोरिलेटेड ना। पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है नहीं है, या तो पेयर वाइज चेक करना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा तरीका है कोवेरियंस निकालने वाला। तो कोवेरियंस थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है अलग अलग निकालो, वो लगाना पड़ेगा क्या, जॉइंट PMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMFs, है ना। तो उससे हो जाएगा। क्या डाउट है भाई, किसका डाउट है, हार्दिक बताइए। सर मतलब कैसे, मतलब उसमें वही PDF निकालना पड़ेगा सबका? नहीं, PDF ये तो डिस्क्रीट है ना। तो
इसमें जो होगा, मतलब वही पीएमएफ। हाँ लेकिन इसमें कि ये जो है आपका FLT 76 है ना, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखो, x का जो सपोर्ट है वो क्या है 0 1, y का भी सपोर्ट क्या है 0 1, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे आपके पास इसमें क्वेश्चन में डिफाइन किया z है x+y, तो मुझे बताइए x+y का सपोर्ट क्या होगा, रेंज। सो z की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। तो है ना 0 1 2, और w आपको दे रखा है मॉड x-y, तो इसकी इसका सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, 0 1। तो है ना 0 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। तो अब क्या करना होगा हमें चेक करना होगा कि मतलब एक्स और डब्लू इंडिपेंडेंट है क्या। देखो एक्स और डब्लू इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यहाँ पे डब्लू डायरेक्टली एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो वैसा नहीं होगा। और जैसे दूसरा क्या है, वाई और डब्लू इंडिपेंडेंट है क्या, फिर से डब्लू वाई पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगी ना। और मतलब या मैं, चूंकि मैं ऐसे लूजली बोल रहा हूँ, या वैसे बोलते हैं कि जस्ट वैसा, अदरवाइज आपको प्रूव करना है तो डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, कैसे दिखाना है। तो यहाँ तुम एक चीज सिंपल अगर मैं बताऊं कि जैसे मुझे पहला स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है, तो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा कि x = 0, पहला है डब्लू है ना, w = 0, हम ये निकालते हैं क्या ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी x = 0 एंड प्रोबेबिलिटी w = 0, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले ऑप्शन को फॉल्स दिखाने के लिए। और ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये आंसर होगा नॉट, ये इक्वल नहीं आएगा। अब कैसे निकालोगे, है ना, क्वेश्चन ये है, तो बहुत इजी है। जैसे अगर मैं LHS सॉल्व करूँ तो पहले डब्लू रख दो आप, फिर उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, मतलब एक्स वाई में ले आओ हाँ सीधा सर, सीधा, ऐसे तो हो जाएगा। एक्स वाई में ले आओ तो वैसे हो जाएगा। तो इसको अलग निकालो आप और इसको अलग निकालो, इक्वल नहीं आएगा, ये है पहले में, दूसरे में भी ऐसे इक्वल नहीं आएगा, तीसरे में भी इक्वल जेड डब्लू है ना, अच्छा जेड डब्लू है। तो जैसे वाई और डब्लू डिपेंड कर रहा है, एक्स डब्लू डिपेंड कर रहा है, बोल रहा है जेड डब्लू अनकोरिलेटेड है, तो मतलब कोरिलेशन 0 है, मतलब कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन 0 हो जाएगा। तो अब यही चीज़ है, जैसे फोर्थ ऑप्शन मुझे चेक करना है, तो यहाँ भी मैं सिमिलर प्रोसीजर करूंगा कि z = 0, w = 0, ये निकाल के देखते हैं क्या ये ऐसा आएगा, z = 0, w = 0 के। तो ये तीनों टर्म को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, इसको इसको इसको, एंड देन आप चेक करो, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से टाइम ठीक टेकिंग है है सर। हालांकि। तो 33 कह रहा है सर, कि इसका खाली फर्स्ट ऑप्शन में डाउट है। फर्स्ट ऑप्शन में कि f' जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, देन f इज अ कांस्टेंट ऑन ए बी, क्या डाउट बताइए, सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा ना? कैसे। सर, एफ डे चेक मतलब अगर थ्योरम से 0 है तो फॉर सम होता है, तो जरूरी थोड़ी पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा। हाँ जैसे f' बोल रहा है 0 है फॉर ऑल, अच्छा एक f' 0 है फॉर ऑल ना, फॉर ऑल का साइन है, x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लगता है fx क्या आएगी, नहीं सर, तो क्वेश्चन में तो लग्रांज थ्योरम का बोला था, उसमें तो फॉर सम होता है लेकिन। इफ f सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है आपका, कि ये कॉन्टिन्यूबस है, डिफरेंशिएबल है, यही दोनों कंडीशन होता है। और तो बस अब ये सोचना है ना, वो तो ठीक है, वो बस अजम्पशन क्या होता है, कंडीशंस होते हैं कि देयर एग्जिस्ट है ना सी इन ए बी सच दैट f' ए बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, वो तो आपको कह रहे हैं आप रोल से हम शायद मुझे लग रहा लगा रहे हैं, ये सिंपल उसको लगान में उसको कोई मतलब ही नहीं है पहले ऑप्शन को, f' किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन का। तो कांस्टेंट ही होना पड़ेगा ना इसको तो। हाँ, क्यों, मेरे को लगा वो लग्रांज की कंडीशन के हिसाब से करना है नहीं इसलिए। इसमें सिंपल यही है, तो एफ एक्स ठीक। को इसको, क्योंकि हर पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 है, मतलब डेरिवेटिव 0 है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे है, फॉर सम नहीं है फॉर ऑल है, इसीलिए तो ये कांस्टेंट होगा।
ठीक है, तो ऐसे ही है। नेक्स्ट जो है 46 में क्या है आपका, ये ग्रीन्स थ्योरम यूज कर रहा है इसने, सॉल्यूशन जो देख रहा है ना, ये है ग्रीन्स थ्योरम, जो हमारे सिलेबस में नहीं, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। 46 जो यूज किया ना, ये जो उसने रिजल्ट यूज किया है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये वेक्टर कैलकुलस में आता है। तो ये उस पे क्वेश्चन बनाया है, ये सब इंटीग्रेशन पे ही, मतलब वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो ये आई थिंक ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है ना, तो इसको तुम इग्नोर करो। ये ग्रीन्स थ्योरम यूज कर रहा है, जो उसने सॉल्व किया ना, वो ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके सॉल्व किया है। तो ये सिलेबस में नहीं है ये, तो इसने गलत बनाया है इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। तो नेक्स्ट जो है 46 के बाद क्या है आपका, 48। बताइए इसमें क्या है कि country hospital is located at center of square whose are 3 miles wide। तो 3 इसका साइड है ऐसा कुछ, एंड हॉस्पिटल है सेंटर में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ एन एक्सीडेंट अकर्स विद इन दिस स्क्वायर, है ना, विद इन दिस स्क्वायर, देन हॉस्पिटल सेंड्स आउट एन एम्बुलेंस, रीड नेटवर्क इज रेक्टेंगुलर, सो ट्रैवल डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल, नहीं है कुछ, लगता है कुछ लिखने में इसको एरर है। तो हुज, so now so network is rectangular, so travel distance from hospital whose coordinates are 0 0 to the point xy is this mod x plus mod y, if an accident occurs at the point that is uniformly distributed in square, अच्छा, देन द एक्सपेक्टेड ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ एम्बुलेंस। मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो एम्बुलेंस है ना, रोड नेटवर्क, अच्छा ये रीड नेटवर्क नहीं, रोड नेटवर्क है। अच्छा, तो रोड नेटवर्क जो है 48, ये कौन प्रूफ रीडिंग करता है। रोड नेटवर्क है ना, सो रोड नेटवर्क जो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर इसका क्या मतलब है, अब समझो। सो ट्रैवल फ्रॉम हॉस्पिटल, रेक्टेंगुलर, सो ट्रैवल फ्रॉम हॉस्पिटल, है ना, हुज कोऑर्डिनेट आर 0 0 टू द पॉइंट एक्स वाई इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अच्छा, तो ये कुछ, मान लो ये 0 0 है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का जो ग्राफ बनेगा ना, क्या बनेगा, तो मान लो ये है, चलो, सो ये दिस एंड दिस, अच्छा क्या बोल रहा है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, लेकिन ये तो जो मैं बना रहा हूँ ये तो हो जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 3। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी इसको रहने है ना, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई क्या है, मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है इसमें, उधर क्या लिखा है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जेड है, तो ई जेड निकालना है, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा, ई जेड निकालना है, ओ, तो इफ द एक्सीडेंट अगर अपॉन दिस देन एक्सपेक्टेड ट्रैवल डिस्टेंस, अच्छा जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मुझे लग रहा है 0 0 से एक्स वाई में,
वो है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ऐसा कहना चाह रहा है कि हॉस्पिटल तक, ये हॉस्पिटल था ना सेंटर में, एंड किसी पॉइंट से वो चल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट से जैसे चला, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, वो है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, ये पूछ रहा है, जहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कोई रैंडम पॉइंट है इस, क्या बोलोगे, है ना, ये जो लोकेलिटी है उसमें। तो ये तो पता है ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा इसका, जैसे टू वेरिएबल में ज्वाइंट पीडीएफ क्या होता है, हम्म, सो एफ एक्स वाई जो है, एक्स कॉमा वाई क्या होता है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रेक्टेंगल क्या होगा, तो 1 अपॉन एरिया, है ना, तो एरिया क्या है इसका, ये 339 ना, 1/9 हो गया। बताओ ये क्लियर है, अभी बताओ क्या होगा अब? सर एक बार फिर से बताना, वो वॉइस कट गया था। मैं ये बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स कॉमा वाई जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रेक्टेंगल में, जैसे यूनिफॉर्म ए बी जो है उसका पीडीएफ 1/b-a क्यों होता है, क्योंकि लेंथ b-a है इंटरवल का। यहाँ रेक्टेंगल में अगर कोई पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, अरे भाई कोई भी उनका पॉइंट, वन प्रोडक्ट है अपॉन सर। वन अपॉन एरिया होता है ना, हाँ हाँ। इंटरवल पे है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो प्रोबेबिलिटी 1/लेंथ, 2 डायमेंशनल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1/एरिया, 3 डायमेंशनल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1/वॉल्यूम। तो यहाँ पीडीएफ 1/9 होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना, ये है, तो ये निकालना है आपको। तो क्या होगा इसमें, डबल इंटीग्रेशन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इंटू 1/9 डी एक्स। यहाँ इसने क्या लिया है पीडीएफ, वही है। अच्छा इसने क्या 3/2 किया है, यूनिफॉर्म -3/2 अच्छा यहाँ इसने एक्चुअली इसको ओरिजिन ले रखा है ना, ओके, तभी तो वही आया होगा। हाँ वही बात है, 9 ही तो आएगा, इसका 3 आ गया ना, 3/2 -3/2 3, अलग अलग इसने क्या इंडिपेंडेंट लिया है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। हम्म, इसने मान लिया एक्स जो है यूनिफॉर्म है -3/2 से +3/2। अच्छा रोड कह रहा है रेक्टेंगुलर है, एक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ठीक नहीं, क्लियर नहीं है, ये कहना क्या चाह रहा है ना, ठीक से लिखता। सो यहाँ पे जो है, सो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसा कुछ। तो ये कह रहा था कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, यही ना, एक्स क्या है -3/2 से y/2, वाई क्या है, अच्छा ये शायद इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है देखो। तो यहाँ क्या लिखोगे इस रेक्टेंगल में, व्हाट विल बी लिमिट ऑफ एक्स एंड व्हाट विल लिमिट ऑफ वाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे वही आएगा जो उसने किया है, उससे भी आंसर वही आएगा जो ये हो रहा है, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। तो डी एक्स डी वाई, अब ऐसा लिख लो। तो यहाँ पे एक्स की लिमिट कहाँ से, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन है जो हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेट है, एंड बताओ भाई आगे कर पाओगे, तो इसमें क्या लिखोगे, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। -3 से 3। हाँ तो -3/2 से, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, ये लेंथ 3 है टोटल, ठीक है ना, तो इधर तो 3/2 ही होगा, इधर 3/2 होगा, ये पूरा लेंथ 3 है ना, तो ये तो 3/2 है और ये 3/2 है,
तो अगर आप कोऑर्डिनेट में देखोगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये पॉइंट -3/2 है और ये पॉइंट क्या है, +3/2 है ना, ऐसा तो पॉइंट, क्योंकि ये ओरिजिन बीच में है, ओरिजिन है। अच्छा ठीक है, तो वो पूरी लेंथ 3 है इसलिए 3/2 लिया है। हाँ 3/2 है ना, पूरी लेंथ 3 है। ये लेंथ शुरू में कहा था ना 3 माइल्स है, 3 है, ये पूरा 3 है, हम्म, ये पूरा 3 है, तो इधर अगर ओरिजिन है तो -3/2 से +3/2, -3/2 से +3/2, इसको कीजिए आ जाएगा ठीक इससे है आंसर। तो फिर मॉडरेट करके उसको सॉल्व करके आंसर आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, उससे आ जाएगा, ठीक है सर। सेम ही आंसर आएगा। तो ठीक है, तो आपका तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, 6/1954। बाकी टेस्ट तुम लोग सारा टेस्ट कंप्लीट करो। एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, आज है ना 23 तारीख है, एग्जैक्टली 8-9 दिन बचा है, 9-10 दिन बचा है ना। तो उसको जितने टेस्ट है कंप्लीट करो, और ग्रुप में डाउट भेजो, डाउट भेजेगा, मैं भी अब कोशिश करूंगा कि सॉल्व करके भेज दूंगा। तो वैसा है, तो जो क्वेश्चन जो ग्रुप में होगा वो देखता हूँ, एक दिन बैठ के एक टाइम पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, वैसा कर सकते सर एक हैं। चीज़ और पूछनी थी, हम्म ये एग्जाम सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है कुछ साथ में, एडमिट मतलब कार्ड पे फोटो लिखा वगैरह? है, एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है ना सारा चीज़, आया एडमिट कार्ड, आया है कि नहीं? हाँ वो तो तो अच्छा उस उस पर पर देखो देख लेता हूँ, बॉटम में ठीक है। लिखा होगा सब कुछ, हाँ उसमें इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जनरली कुछ लेके जाना नहीं होता है शायद, वहाँ पेन भी मुझे लगता है कई बार देते हैं, पेन, और नहीं पेन पेन भी, तो लिखा था लेके आना है। पेन लेके आना ना, हाँ तो वही डिफरेंट, क्योंकि हर बार इंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। तो अगर पेन है ना, अगर लेके आना, पेन लेके जाना, वहाँ तुम्हें आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा, बाकी कुछ लेके नहीं जाना, पेन और एडमिट कार्ड और तुम्हारा आधार कार्ड, ये है। सो ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं, इनका डाउट है। मैं कह रहा हूँ टेस्ट पूरा कंप्लीट करो, है ना, डिस्कशन अगर नहीं भी होता है मेरी क्लासेस, ग्रुप में जो डाउट है वो पोस्ट करो, और बाकी लोग अपना सोल्यूशन भेजेंगे, टैग करो और डाउट फैकल्टी को, फिर मैं भी है ना कोशिश करूंगा लिख के भेज दूंगा, नहीं तो फिर डाउट क्लास तो होगी ही। तो क्योंकि ऐसे एक एक डिस्कस करेंगे तो फिर तो पूरा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, लेकिन वो है कि आपका काम है पूरा टेस्ट कंप्लीट करना और डाउट डिस्कस करना, डाउट ग्रुप में भेजिए। तो और 100 मार्क्स आने, कोई ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स आएगा तभी अच्छी तैयारी है, अगर आप 50-60 नंबर भी ला पा रहे हो तो ठीक है, बट एग्जाम में कोशिश करना, अगर 50-60-70 एग्जाम में आ गया, चाहे पेपर कितना भी आसान आएगा तब भी अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में करना होता है, ये है। लेकिन कोशिश करना बेस्ट, जो पॉसिबल होगा आप परफॉर्मेंस वो करो अपना। ठीक है जी, 6 में क्या डाउट है, इनका 6 में डाउट है, 6 है। हाँ, सर इसमें जो एक्सपेक्टेशन 1/x आ रही है सर, वो तो इनफाइनाइट आ रही है, तो ये कैसे ट्रू हो जाएगा फर्स्ट? xy with a pair of independent random variable with x having exponential with mean 1, y having uniform 1 to m, and z है x plus y, then तो आप क्या कह रहे हो, किसका एक्सपेक्टेशन इन्फिनिटी आ रही है? अच्छा, सर z को ओपन करके x डिवाइड कर दिया तो y/x आया, y का तो मीन आ गया, बट e ऑफ x का z तो इंटू इनफाइनाइट e आ रहा है। ऑफ 1/x, यही ना? अच्छा z क्या, z अलग है, ओह सॉरी, तो z तो अलग है, तो z यहाँ है x प्लस वाई, और ये x है, तो 1 + y/x, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन, तो 1 + EY इंटू ई ऑफ 1/x, यही है। अब नाउ आपको ये देखना है, तो इसने क्या ई ऑफ 1/x निकाल दिया है क्या इसने? तो ये मतलब लिखने में गलत किया है ना, आंसर तो इसका यहाँ आया हुआ है m² + 1/12, और ये किसका निकाला हुआ है, वेरिएंस नहीं ऑफ, सर, वो तो वेरिएंस लिखा हुआ है m² + 1/12, y/x का वेरिएंस निकाला हुआ है वो तो उसमें। थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें, यही है ना वेरिएंस, इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है, मतलब यहाँ गलती से ए टिक हुआ है ना आंसर की में, सॉल्यूशन क्या कह रहा है? समझ गया सर, समझ गया। सॉल्यूशन नहीं देखते हो क्या तुम? क्योंकि जब टेस्ट एनालिसिस करते हो तो एक बार देखो ना सॉल्यूशन में, मान लो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, एक बार देख लो सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही ना, तो इसने गलती से ए लिख दिया है। जैसे टेस्ट देते हो एक बार चेक करो ना कि तुमने जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो इसमें क्या है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है, ये है।
हम्म 19 में क्या है? 6 के बाद 19 जो है आपका। हम्म सर इसको मैंने n को 4 लेके करा, लेकिन हाँ मेरे नन ऑफ दिस आ रहा है। और सपोज। इसमें फिर मैंने हाँ सर फिर मैंने मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट करे तो मेरे तो तीनों ही एलिमिनेट हो गए थे। ओके। सो सपोज n मोर देन इक्वल टू 3 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, तो जैसे आपने कहा 4 ले लेता हूँ मैं कि 4 आदमी एक रो में है ना, A B C D मान लो इस तरह से। अब 2 ऑफ देम आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 4 में आपने 2 एट रैंडम सेलेक्ट किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? दे आर नॉट टुगेदर, तो वो एक साथ नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देखो यहाँ पे 4 लोग हैं बैठे हुए हैं एक रो में, तो ये वैसे नहीं हो गया सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऐसा, लेकिन सेलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं होंगे। तो मुझे बताओ कोई 2 लोग साथ होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट 2 पोजीशन, फिर बाकी 2, फिर लास्ट के 2 पोजीशंस। सर सात होंगे, इसको ऐसे मान सकते हैं कि क्या होंगे? मान लीजिए 2 लोग को हम एक ही मान के चले। अभी 3 लेके चलते हैं, मान लो चलो 3 लोग हैं, हाँ। तो हमने 2 को सेलेक्ट किया, कितना तरीका है? NC3 मतलब ऐसा, मैं बोल रहा हूँ 3C2, हाँ बोलो। 3 लोग ले लेते हैं। बोल रहा हूँ कि जैसे कि 2 लोग हैं, ठीक है, हम्म तो उनको मतलब एक ही साथ बैठना है, तो उनको मतलब एक मान के चले। हम्म ऐसे ही कर लेते हैं ना, रैंडमली छोड़ो, ऐसे बताओ मुझे, ये 3 लोग हैं अभी ऐसे बैठे हुए हैं, पोजीशन फिक्स है, तो हम 2 सेलेक्ट कर एट अ टाइम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2 सेलेक्ट करने का? ये तो AB को सेलेक्ट कर सकते हैं, या BC को, या AC को, यही 3 पॉसिबिलिटी है। या ऑर्डर चेंज करोगे उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये है। तो मुझे ये बताओ 3C2, तो ये 3 आ गया। अब मुझे बताओ ये टोटल पॉसिबिलिटी है 2 लोगों को सेलेक्ट करने की। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों साथ नहीं है, यहाँ पे बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट टुगेदर? ये सर आ गया समझ। AB तो साथ 1 में बाई है, 3। BC साथ में है, AC साथ में नहीं है, तो 1 आउट ऑफ 3 नहीं हो गया? ओके ओके। तो इससे ऐसे 4 में भी कर सकते हैं ऐसा। तो इससे क्या, N को आप रख लो अब, है ना। सो N को यहाँ वो पे मैंने सर हमने, 4, मैंने डायरेक्टली 4 ले लिया था, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ गया था। 3 में शायद इजी हो गया, तो इस तरह से ट्रिवियल करके बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। 54 में क्या है आपका? 54 में बताइए क्या डाउट है? सर ये डिसकंटिन्यूअस CDF, ये एक्स हैज अ समझ नहीं आया। डिसकंटिन्यूअस CDF। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस CDF होता है मिक्स रैंडम वेरिएबल में या डिस्क्रीट में। तो ये क्या है, लेस देन 0 पे 0 है, और 0 से 1 में तो ये 1/2 तक जाएगा, और उसके बाद 1 है, यही है ना, देखिए। डिसकंटिन्यूअस CDF तो है, ठीक है। CDF एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस CDF लिख रहा है। कोई डाउट है? देखिए ये 1 है यहाँ पे, यही है ना CDF का ग्राफ। हाँ, तो जो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका CDF हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। मिक्स रैंडम वेरिएबल का डिसकंटिन्यू मिक्स रैंडम वेरिएबल में CDF डिसकंटिन्यूअस होगा एटलीस्ट 1 पॉइंट पे, ये चीज है। तो पूछा क्या है, अच्छा क्वेश्चन पता ही नहीं चला, क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन ये पूछा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ये किस पॉइंट पे, 1 पे कितने का जंप है? हाफ। हाफ, तो आंसर हाफ होगा। इसने क्या लगा दिया, 1 लगा दिए हैं गलती से, यहाँ तो हाफ निकाला हुआ है सही से। सो है ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हाफ। तो सर यहाँ पे हम्म, x 2 जगह के इक्वल लगा है, अच्छा तो वहाँ वो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है वो, है ना। हम्म वो इक्वल नहीं होना हाँ, चाहिए 1 पे वहां इक्वल नहीं होगा, पर। एक में 1/2 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, तो वो हो गया ना, फिर तो वो फंक्शन ही नहीं हुआ, है ना। तो उसको तो ऐसा लिखना पड़ेगा, CDF इसने लिखा गलत है। ये एक तो कैपिटल F लिखना पड़ेगा, एंड 0 व्हेन x इज लेस देन 0, x/2 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एंड 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1। ये जैसे बनाया हुआ है ठीक है।
x मोर देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है, 1 वाला इक्वलिटी हटा देना है ना। तो क्वेश्चन है 54। एक मिनट रुको, हाँ।
चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा एरर है, तो इक्वलिटी यहाँ पे गलत आया है और आंसर 1/2 है। आप लोग अभी आ रहा हो, करेक्शन बोल दिया, हो गया, हो जाएगा अभी आज रात तक, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 54 वाला ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। आपका तो हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें इतने सारे डाउट क्यों आ रहे हैं तुम लोग? विद सॉल्यूशन देने का क्या ही मतलब? अगर तुम एक टेस्ट में मुझसे 20 क्वेश्चन पूछ ही लोगे तो क्या मतलब विद सॉल्यूशन टाइप करवाना? फिर तो मैं ऐसे बिना सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन बनाने में इतने पैसे खर्च हुए, इतने एफर्ट्स खर्च हुए हैं कि सॉल्यूशन बना है, टाइप हुआ है, अपलोड हुआ, इस प्रोसेस में इतने खर्च हुए हैं, फिर भी तुम्हारे 20-30 डाउट एक टेस्ट में आ जा रहा है। क्या मतलब है फिर सॉल्यूशन होने का? इसकी वजह ये है कि शायद तुम लोग सॉल्यूशन देखते ही नहीं हो। तुम टेस्ट का एनालिसिस करके आओ ना। मैं तुम्हें बोलता हूँ जिन लोगों को ज़्यादा डाउट हो रहा है, आप एनालिसिस करके आओ। एनालिसिस इन द सेंस टेस्ट दिए, पहले उन क्वेश्चन जो गलत हुए फिर से सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि जो सॉल्यूशन है टेस्ट में उसने क्या किया है, फिर उससे आप पहले से आपको पता होगा कि क्या गलती है इसमें। आप सीधा सीधा बता पाओगे मुझे कि क्वेश्चन में ये गलती है, या सॉल्यूशन में ये गलती है, या आंसर की में ये गलती है। अब ये ने टेस्ट दिए, गलत हो गया सारा, तुमने यहाँ टाइप कर दिया कि लो सर करो अब, तो उससे क्या मतलब फायदा है ना। जैसे इन सब क्वेश्चन में क्या ही था, बस वहां पे हाफ की जगह 1, 1 की जगह हाफ हो गया है, जिसमें कुछ पूछने लायक ऐसा कुछ खास था नहीं। एनीवे हाँ, नेक्स्ट क्या है 10th क्वेश्चन। इसका क्या है भाई? तुम्हारे 10-15 कितने, 3 3 6 2 8, 10th क्वेश्चन में क्या डाउट है? इन ऑल मैं अगर सारे क्वेश्चन ऐड करो एक टेस्ट में, 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा हूँ, फिर भी तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो वैसे ही सॉल्व करवा दो 20 क्वेश्चन, तो ऐसे डाउट आएगा। बताओ इसमें क्या डाउट है? सर इसका ये है कि सर रैंडम वेरिएबल क्या रिग्रेशन एंड रिग्रेशन यूज हो सकता है? तो रिग्रेशन में रैंडम वेरिएबल ही तो होता है। ये जो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई ही तो है। ये जो रिग्रेशन होता है उसमें ये क्या एक्स वाई क्या आता है? ये यही तो है रिग्रेशन। पर सर वहाँ पे जो वाई होता है, वाई और एक्स तो डिजाइन में होता है और वाई तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है नॉर्मल वाला। अरे भाई तुमने रिग्रेशन ठीक से पढ़ा है? तो तुम ये करो रैंडम वेरिएबल क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन ये है। यहाँ तुमसे क्या, इस तो क्वेश्चन में क्या मतलब डाउट मेरा है? ये आंसर, तो मेरा आंसर ये आया है, पर डी भी सही है अगर ये मान लिया जाए कि रिग्रेशन में मतलब रैंडम वेरिएबल यूज होगा। रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सच दैट ई एक्स ई वाई 0 है, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई 1 है, को रिलेशन एक्स वाई का 0.5 है। देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें गलती हमारे साइड से बहुत सारे क्वेश्चन में है। जैसे आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन जो बता रहे हो उसमें इधर ही गलती है, उसमें आपकी गलती नहीं है, मतलब इधर जिसने बनाए टेस्ट उसकी गलती है। कुछ क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही है कि यहाँ या तो टाइपिंग एरर है, या है ना सॉल्यूशन गलत है, या क्वेश्चन गलत है, तो वो तो पूछना बनेगा ही। सो इसमें क्या है, देखो इसमें आपको बता रखा है को रिलेशन दे रखा है। सो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि 10th क्वेश्चन में कि एक्स वाई इज काइंड ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1 1/2, ऐसा कुछ है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज नॉर्मल। अब y गिवन x इज x, तो ये तो हम जानते हैं ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मीन का फॉर्मूला और वेरिएंस का हाँ सर, फॉर्मूला। इसमें ऑप्शन बी वाला ही आ रहा है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, और ये क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, क्या होगा म्यू y जो कि 0 है, रो, देन सिग्मा 2/σ1 x माइनस μ1, तो μ1 0 है, तो रो हाफ है, ये 1 है, तो ये 1/2x, y बराबर 1/2x, यही आया ना? बताइए क्या y 1/2x है? हाँ। हाँ सर यही आया है। लिस्ट स्क्वायर, ऑप्शन ए मतलब ठीक ही आया है। हाँ एक मिनट, तो इसे पूछा क्या है आपसे, देन द, पूरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया है ना, तो y ऑन x इज दिस, तो यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 0.5, इसने गलतियां काफी इसमें किया है ना, क्योंकि ये y इज इक्वल टू हाफ x है आपका, और ऐसे ही रिग्रेशन x ऑन y करेंगे तो क्या आता है आपका, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये भी ऐसे ही 0 ये चलता है तो कॉमन ही है हाफ, यहाँ y आ जाएगा जस्ट, तो हाफ y आ जाएगा, तो y ऑन x दिस, x ऑन y दिस, तो x ऑन y हो जाएगा x इज इक्वल टू हाफ y। हाँ
तो बस 2 कहाँ सही हो गया? एक्स ऑन वाई बोल रहा है कि एक्स ऑन वाई तो ये आ गया। सर ऑप्शन ए भी सही है, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ए में क्या है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज नॉर्मल विथ मीन 0.5x। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स ये आ गया, ठीक है। आगे बोला वेरिएंस 0.5 होगा। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स? ये आपका क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, यही ना। सो 1 माइनस रो सिग्मा स्क्वायर 2 इंटू into सिग्मा 1 minus rho square. 2 स्क्वायर ना। तो 1 माइनस 1/4 इंटू 1 तो 3/4, तो ये 0.75 हो गया, यही ना कह रहे हैं? ठीक है, पहला सही है, मीन हाफ एक्स है। और दूसरा मतलब दूसरा मेरा गलत भी है। गलत दिया है, हाँ, मतलब मैंने ए ऑप्शन मारा था, गलत दिया। हाँ, क्योंकि उसने वो किया ना। अच्छा, बी फॉल्स है ना, बी पर एक्स बराबर 2y की वजह से फॉल्स है। सी फॉल्स है y बराबर 2x की वजह से। और डी सही है, तो ए भी ऐसे सही हो गया। अब सही कह रहे हैं ना, जो कंडीशनल है। तो लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? हम्म तो यहाँ ए और आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन कैसे ट्रू हो सकता है? तो उसमें क्या किया इसने? इसने बस डी चेक करके छोड़ दिया, बाकी इसने चेक ही नहीं किया है। तो सर उसमें लेकिन लिखा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू इफ y इज नॉर्मल। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू इफ वाई इज नॉर्मल। तो यहाँ तो लिखा नहीं है नॉर्मल है। ऐसा यहाँ ओ तो मैंने अज्यूम कर लिया ना नॉर्मल। अच्छा, तो ये तो मैंने अज्यूम कर लिया नॉर्मल है, लेकिन इसने भी तो अज्यूम किया नॉर्मल है, या उससे किया है फॉर्मूले से, लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला से। तो ये ई वाई ई एक्स लिखने का क्या मतलब है? हाँ, तो वाई नॉर्मल मैंने तो अज्यूम कर लिया ना। तो उसने इस तरीके से हमने इसको अज्यूम किया बाई वेरिएट को। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इसने कहा है क्वेश्चन में, रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई सच दैट। तो ई एक्स लिखने के बजाय एक्स बार दिखता सही रहता। एक्स बार इज दिस एंड वो तो हमने बाई वेरिएट नॉर्मल कर दिया ना यहाँ पे। लेकिन वैसे तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन रिग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है उसमें पहला तब रहेगा जब नॉर्मल मान लेंगे वेरिएंस। क्योंकि ये जो हमने लगाए हैं ना, ये हमने लगाए हैं बाईवेरिएट नॉर्मल लेके। लेकिन ऐसे जैसे आप जानते होंगे कि रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू, ये होता है ना, रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। तो उसने जो पहला लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वो वाई माइनस है ना वाई बार, फिर स्लोप स्लोप वो आ जाता है जो लिखा ना, आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स
x माइनस एक्स बार, यही ना। तो ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x एंड सिमिलरली रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब हम लोग बाईवेरिएट नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि बाईवेरिएट नॉर्मल है, तो हमने अज्यूम कर लिया है, मतलब मैंने भी अज्यूम कर लिया है, बट वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मीन में वैसे ये हम लोग इसलिए, हाँ जी, वेरिएबल यूज होता है वहां पे इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन होता है वहां पे हाँ हम लोग जो x और y होता है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट आउट कर सकते हैं, पर हम रैंडम वेरिएबल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट आउट नहीं कर सकते। x एक्सिस से y नहीं, यहाँ पे वेरिएंस 0.75 तब हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल जरूरी नहीं है ना कि नॉर्मल ही होगा, जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला यूज ना करें तब भी यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर जो उसने यूज किया है। तो डी इसलिए ट्रू है। पहला में वेरिएंस 0.75 तब होगा जब हम लोग बाईवेरिएट नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, है ना। वैसा है, रैंडम वेरिएबल लिख ही रखा है उसने। पर सर रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैसे रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, वही मतलब पूछ रहा हूँ। अरे भाई, रिग्रेशन का डेफिनेशन ही है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, बता तो रहा हूँ, ये तो यूज हो रहा है, यही है ना। तुम क्या कहना चाहते हो, ये ऐसे यूज हो रहा है रैंडम वेरिएबल यहाँ पे। रिग्रेशन इक्वेशन का डेफिनेशन ही ये है कि रिग्रेशन y ऑन x इज दिस, रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज दिस, जो भी आएगा ये फंक्शन ऑफ x आएगा। ये तो है, ये तो डेफिनेशन है। तुम कोई बुक उठा के देख लो, कोई भी रिग्रेशन का पहला लाइन तुम्हें यही लिखा मिलेगा। क्योंकि अगर जो पॉइंट्स हैं वो किसी तुमने पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पढ़ा होगा कि हाँ डेटा पॉइंट दिया है उसमें यूज हो रहा है, लेकिन अगर मुझे पता हो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या रैंडम वेरिएबल के थ्रू अगर डिफाइन करे तो ये होता है, ये सम एच ऑफ एक्स होगा या एक्स गिवन वाई एच ऑफ वाई होगा। ये डेफिनेशन है, क्यों नहीं डिफाइन हो सकता रैंडम वेरिएबल के थ्रू। ओके सर। कुछ पॉइंट्स लिया किसी डिस्ट्रीब्यूशन से, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर उसको फिट करना चाह रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नॉर्मल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन ट्रू हो रहा है, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना, इन जनरल। बाकी ये रिग्रेशन लाइन की ये भी डिस्क्रिप्टिव में फॉर्मूला है, तो ये यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा, जैसा वो यूज़ किया जिसने बनाया उसका इंटेंशन ये है। सो इसमें जो किया है क्या है, वाई एंड वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आते हैं 11 में क्या है भाई, 10th के बाद 11 में डाउट। 11 में सॉल्यूशन देखो, अब उससे कन्विंस नहीं हो तो बार पूछो कहाँ डाउट है, बताओ इसमें क्या है। 11 कह रहा है कि सर इसमें जो हाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया गया है, ये जो मतलब स्टेटमेंट है, ये तो हर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ट्रू नहीं होगा। डिक्रीजिंग सैंपल साइज वाइल होल्डिंग कॉन्फिडेंस लेवल सेम, तो मान लो 99% एग्जाम्पल के लिए है और हम लोग सैंपल साइज को डिक्रीज कर रहे हैं, तो विल डू व्हाट टू लेंथ ऑफ योर कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल। लेंथ की बात कर रहा है ये कि लेंथ ना, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट लेवल। सो बिगर होगा स्मॉलर होगा, इट विल बी सेम, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड थ्रू गिवन फंक्शन। तो ये कहना चाह रहा है कि
लेकिन ये किसके लिए बात कर रहा है? हाँ, इसने दिया तो है नहीं कि नॉर्मल के लिए, वहाँ फॉर्मूला उसने नॉर्मल का यूज़ कर लिया कि फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार माइनस, वो तब फॉर्मूला है ना जब नॉर्मल है और सिग्मा अननोन है, तब जाके ये फॉर्मूला है। तो मार्जिन ऑफ एरर है, अदर थिंग विल बी इक्वल मार्जिन ऑफ एरर ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीजिंग एज सैंपल साइज एंड increases as sample size and decreases. So when sample size decreases, length of confidence interval will become bigger. तो ये इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है ना कि x बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा की जगह s यूज किया क्योंकि सिग्मा नोन होगा, t डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जनरली tn माइनस वन समथिंग रहता है। तो यहाँ पे आपके पास ये है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो लेंथ है इसका, ये 2 टाइम एस टी एन माइनस वन बाई रूट एन है। अब एन लार्ज होगा तो ये लेंथ घटेगी, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। लेकिन ये इन जनरल हमेशा ट्रू है, तो इसको लिखना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन या उसके अकॉर्डिंग। ना ना, इसमें सही कह रहे हो आप कि इसमें जरूरी नहीं ऐसा हमेशा होगा। तो इस के लिए होगा, बाकी सब में रूट एन बॉटम में ही आता है। नॉर्मल नॉर्मल का लिखता हूं। तो लगता है इसे फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन बोल देगा तो ऐसा हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल के लिए रूट एन मतलब एन ऊपर भी आता है। वही ना, उसमें थोड़ा वो हो सकता है, तो इसमें लिखेगा फॉर नॉर्मल लिखेगा तो समझ आता है ना। तो सो ठीक है ना, ये नॉर्मल के लिए हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में विल वर्क। में इसमें ऐड करके नॉर्मल करवा देता हूँ, ठीक है। 11 के बाद क्या है आपका? 13 में क्या है? कि an auto insurance company has 32,000 clients and 5% of their clients submitted a claim in past year. We will take sample 3200 clients, अच्छा, and determine how many of them have submitted a claim in past year. So what is the sampling distribution of P dash? सर मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, तो इसमें जो है आई थिंक ये सैम्पलिंग उसका पार्ट है, ये हमारा जैम के सिलेबस में तो नहीं है। ये सैम्पलिंग थ्योरी वहाँ पे है, नेटवुड में है, उसका है। तो है ना, टोटल 3200 में क्या बोल रहा है? 5% क्लाइंट सबमिट किया है क्लेम। तो ये तो वो है कि पी कैप जो होगा प्रोपोर्शनल ना, सैंपल प्रोपोर्शन टाइप का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे। तो सर वो बाइनोमियल फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो बाइनोमियल 3200 कॉमा 0.05, तो पूछ फिर क्या उसको रहा है? नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना होगा। हाँ, वैसे ऑप्शन बी आ रहा है, तो वैसे बी आ वैसे रहा करके। है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पी लिया है, दिस एनपी होता है ना, एनपी और फिर एनपी क्यू, जो मीन होगा वो एनपी होगा, वेरिएंस एनपी क्यू। लेकिन ये सैंपल वेरिएंस की बात कर रहा है, एक्चुअली सैंपल की बात कर रहा है ना। आप किसकी बात कर रहा है? ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्स बार के एक्स में जनरली बात कर रहा है, या जो पी का प्रोपोर्शन है। तो 3200 में तो ये तो बर्नौली टाइप का यूज़ कर रहा है, मुझे लग रहा है बर्नौली यूज़ कर रहा है। तो आप जो यूज़ कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया आपने, उसको यू कंसिडर्ड एज बाइनोमियल 3200 एंड 5%। तो 5% मतलब हो गया ये, मतलब 1/20। तो यहाँ से क्या होगा? सर इसको अगर नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करें हम लोग, फिर ऑप्शन बी आ रहा है। नॉर्मल में करोगे तो 160। अच्छा, इसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर दिए, लेकिन यहाँ तो प्रोपोर्शन देखना है ना।
हाउ मेनी सबमिटेड क्लेम 5%, हाँ आई थिंक वैसे कुछ होगा। तो यहाँ इन्होंने क्या पी और वो कर दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है। और यहाँ एन पी क्यू आप ये कह रहे हैं कि 3200 इंटू 1/20 इंटू 19/20 ऐसा होगा। ये कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ कर रखा है जो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो, इसको ये जो 13 ये जैम के लेवल का नहीं है। बाकी जैम में होगा तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये आ जाएगा अगर वैसा है तो, ठीक है ना जो आप कह रहे हो। सो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे लग रहा है ये सैम्पलिंग प्रोपोर्शन कुछ उस तरह का अप्रोच यूज़ कर रहा है। तो पी, क्योंकि यहाँ पी का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, पी कैप का। और पी कैप क्या है आपके पास, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ना 5%। तो उसकी बात मुझे लग रहा है कर रहा है ये, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो आप मुझे लग रहा है एक्स का या उस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल रहे हो, है ना। और यहाँ पे ये बोल रहा है तो इसमें पी क्या है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या है, 13 के बाद तुम्हारा क्या 24, 24 में क्या है। पॉपुलेशन एस्टिमेटेड, एक्चुअली ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा सैम्पलिंग थ्योरी हमारा पार्ट नहीं है। सैम्पलिंग हम्म अब पॉपुलेशन एक्चुअली ये सब क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था ना, ये सब सैम्पलिंग थ्योरी नेट का सिलेबस है। ये जिसने बनाया ना वो तो नेट का एस्पिरेंट होगा, जिसने वहां से उठा के डाल दिया है। लेकिन ये सब जैम में आता नहीं है, पिछला क्वेश्चन भी उस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आए हैं और आएगा भी नहीं, क्योंकि सिलेबस का ही नहीं है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एस दे रखा है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको दे रखा है 10। अब पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है ना, अगर आपने पीवाई को सॉल्व किया तो आपको पता है किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब पॉपुलेशन एस्टिमेटेड have a standard deviation 10, we want to estimate population mean within 2, so with 95% level of confidence how large the sample is required, है ना। ये सब जैम के सिलेबस के बाहर का, ये फालतू चीजें सैम्पलिंग का है, तो ये सब मार्जिन उर्जिन नहीं है ना। सो ये जो क्वेश्चन है 13 एंड आपका क्या है 24, नेक्स्ट बताइए 24 के बाद क्या है। तो ये सब इरेलेवेंट क्वेश्चन है, इसको चेंज करवा देता हूँ, ये है इसमें सर ऑप्शन ए जरा बता दीजिए। फॉलोइंग सीरीज, डिक्रीजिंग नहीं होगा मुझे लग रहा है। सीरीज के टर्म्स की मुझे लगता है बात करता होगा ये, है ना, टर्म ऑफ सीरीज की ना। तो इसने क्या किया, कॉस का एक्सपेंशन लिख दिया एंड देन मुझे लग रहा है ना ये इसकी बात कर रहा है, ये जो आपके पास आया है ना, ये कॉस n पाई अपॉन n की पावर 3/4 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है इसकी बात कर रहा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है ना। और फिर सीरीज की बात तो वहां लिखना चाहिए an डिक्रीजिंग an इंक्रीजिंग। तो सीक्वेंस भी ऑसिलेटिंग है, डिक्रीजिंग तो नहीं है। तो इसने क्या लिखा है कि bn + 1 इज लेस देन इक्वल टू bn and that's why decreasing। so और ये 1/n की पावर 3/4 n की पावर 3/4 कैसे हो गया। तो n की वैल्यू पुट कर रहा है। नहीं वो तो ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये न्यूमरेटर में कैसे आ गया।
सीरीज तो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। बाकी ए ऑप्शन में आपको डाउट है कि डिक्रीजिंग कैसे है। तो ये ना इसने ऐसा किया है कि यही सीरीज हमारा किसके इक्वल कन्वर्ट आ गया, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये -1 की पावर n bn टाइप का हो गया। तो ये bn के बारे में लिख रहा है, डिक्रीजिंग। तो उसको लिखना चाहिए ना bn के बारे में कि दिस इज bn एंड bn इज दिस, ऐसा कुछ। तो bn को लिख रहा है, मतलब bn डिक्रीजिंग है ना, 1/n की पावर 3/4 ये है। सीरीज डिक्रीजिंग है क्या मतलब है? हम्म तो इसमें मिस्टेक है, ये bn के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर देगा वो, bn लिख देगा, bn इज डिक्रीजिंग, इस तरह से कुछ करके। तो अब जाके होगा। ठीक है, तो ये सब आपके डाउट तो जेन्युइन ही है। तो इसमें क्या है, 24, 24 तो हो गया, 31, 32 में क्या है? बताओ भाई, क्या कहना चाहता 32 में? एक्स बाइनोमियल n कॉमा पी होता है, इसने एस पी कुछ ऐसा कर दिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विच एन ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 4 हैज मेड इन बेजियन अप्रोच टू एस्टिमेट। अब ये बेजियन अप्रोच कब से आ गया जैम सिलेबस में? बीट, ये जैम का सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, ये जैम से ये नहीं, गेट में है, जैम में नहीं है ये बेजियन अप्रोच। और क्या है 43, 43 में क्या है आपके पास? ये पार्शियल डेरिवेटिव, बताओ क्या मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव? अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव है ना।
ठीक है, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव ओके है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना सिलेबस में, जैम में, सीयूटी में है। इसमें बताइए क्या डाउट है। सर इसमें लाइक यहाँ पे यूलर यूज हो रहा है, पर उससे तो होमोजेनियस होना चाहिए सर, ये तो होमोजेनियस नहीं है। तो मत यूज करो ना यूलर टर्म, यहाँ पे ई की पावर यू किसके इक्वल है, ये से एक थ्योरम भी था। अब ये होमोजेनियस है कि नहीं, इसको मान लो कुछ फंक्शन हाँ एफ है खराब है। तो होगा ना, इस पे लगाओ, ये क्या है, ये होमोजेनियस फंक्शन डिग्री कितने का है, सो एफ जो कि ई यू है, एफ इज होमोजीनियस विथ, तो मुझे ये बताओ x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये किसके इक्वल होगा, इन इसका तो n क्या है, इसका डिग्री कितना है होमोजीनियस फंक्शन का, 3। 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एफ। अब f है e की पावर u, तो जहां जहां f है e की पावर u करो, आ जाएगा वो, आएगा, समझ आया कि नहीं, हाँ सर। डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर u, y इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर u, 3 ई की पावर u। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट थ्योरम भी है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो इसने थ्योरम है ना, तो पहले इसने क्या लगा दिया है, इस हो सकता है, देखा आंसर आप देख लेना क्या है। सो ई की पावर u पे काम होगा, फिर ई की पावर u तो कट जाएगा ना, ई की पावर u का जब आप डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ई की पावर u फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ई की पावर u कट जाएगा, तो आई थिंक तब जाके यही आ जाएगा, क्या होगा, ई की पावर u बाहर, डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर ई की पावर u कट जाएगा तो 3, और ऐसा कुछ आएगा, पूछा क्या है, यही पूछा है ना, 3 आ जाएगा, ई की पावर u कट जाएगा तो ये आ जाएगा। देखिए हो गया सॉल्यूशन पूरा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका अप्रोच क्या है पता नहीं, छोड़ दो, आप ये देखो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो ये ठीक सर है, 33 है, हाँ 33 है, 33। हाँ हाँ हाँ, अब आपका क्या है, 33 भी है, 43 के बाद 33 कैसे रुक जाओ, क्या है, क्या है 33 में, ये भी बताया था हमने, सर एफ डैश, इसमें ऑप्शन है तो फॉल्स होगा, कौन सा, ऑप्शन ए फॉल्स होगा। क्यों, सर एफ ऑफ एक्स 0 होने का मतलब ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये कांस्टेंट ही होगा। एफ डैश एक्स 0 होने का ये क्या तो मतलब है, सर यहाँ पे वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करने के लिए बोला है। तुम लेट तो ज्वाइन एफ किए हो, ऑफ ये एफ क्वेश्चन हम ऑफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले। बताओ, एफ डैश एक्स 0 है हर पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है, उसने लाग्रांज यूज करना थोड़ी बोला है, उसने बोला है कि लाग्रांज वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वो कहना चाह रहा है, लाग्रांज यूज करने को थोड़ी बोला है ए ऑप्शन में। ओके सर। एफ डैश एक्स 0 है, जिसका क्या मतलब है, हर पॉइंट पे 0 है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, और हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब हर पॉइंट पे कांस्टेंट है वो, तो सेम कांस्टेंट होगा। ठीक है सर। 60 में क्या है आपका, तो ये वैसे लग रहा है सैम्पलिंग कहीं भी डाल दिया ना, फॉर अ सैंपल ऑफ 300 डोनर्स द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन दिस, अगेन सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ओके जी। अब किसी का रह गया कुछ, हाँ जी भाई, फिर से तुम्हारा क्या है, इतने क्वेश्चन तो 739, बताओ इसमें क्या डाउट है,
सर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम्म कंटिन्यूअस में तो 0 होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी थोड़ी बताता है। ये कह रहा है पीडीएफ निकालो, तो पीडीएफ कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट कर लो, और उसमें एक्स को इसने कहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी बताओ, इसने प्रोबेबिलिटी कहीं लिखा है तुम्हें दिख रहा है? इसने कहा है पीडीएफ में एक्स को 3 रखो, इसने ये कहा है। अगर प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछता तो ऐसा लिखता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखा है क्या? पीडीएफ एट 3 और प्रोबेबिलिटी एट 3 सेम चीज थोड़ी है। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी थोड़ी बताता है पॉइंट पे, पीएमएफ बताता है। इसमें क्या कंफ्यूजन, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। पीडीएफ क्या आएगा इसका, डिफरेंशिएट कर लो। ये तो ऑलरेडी एग्जाम गेट में इस तरह क्वेश्चन आया, गेट में आया हुआ है हाँ ऑलरेडी। हो जाएगा सर, वही बस थोड़ा सा कंफ्यूजन पीडीएफ है। निकालो और एक्स को 1 तो प्रोबेबिलिटी नहीं, पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो पीडीएफ को कंफ्यूज नहीं होना, पीएमएफ होता है प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। इसमें क्या डाउट है? सर सेकंड ऑप्शन। लीनियर ऑपरेटर जैम में है ही नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम में सिलेबस में नहीं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये सिलेबस में नहीं, ये नहीं आएगा जैम गेट में, ये गेट में भी नहीं है, जैम में भी नहीं है। तो इसमें काफ़ी गलतियाँ की है, इसको मैंने बोल दिया ये ठीक कर देगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत मतलब बहुत ख़राब टेस्ट है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं ना। ये 52, इतनी गलतियाँ तो सब नहीं होती है। वही कुछ लोगों का मतलब, जैसे मैं बोला 20-25 लोगों ने टेस्ट बनाए हैं अलग लोगों ने, तो एक दो बच्चा ऐसा है बस जैसे जैसे बना के भेज दिया कि उधर पैसे मिल जाए, बस काम अपना देखता रहे, लेकिन वही अभी बोले फिर ठीक करेंगे, तो ये कि आगे फिर काम नहीं मिलेगा, ये है इनको। सर इसमें पूछना था ना कि हम्म वो पूछ रहा है मतलब टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 100 है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। हम्म तो एक मतलब बस एक 99 और 1 है। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव है, और ये मोर देन 100 है, नहीं एग्जैक्टली 100 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100? हाँ तो मतलब एक ही बस मतलब 99 और 1 वाला जो केस है, हाँ केवल एक ही केस ना होगा जो लेस देन होगा। बाकी सब तो मतलब उससे ऊपर लेंगे 98 2 97 3 सब ऊपर ही जाएगा। अच्छा। और ऐसे मतलब पेयर टाइप में देखेंगे तो 50 बनेंगे। 85 क्यों बनेंगे, इससे कितने पेयर बनेंगे टोटल? x प्लस वाई 100 है, तो क्या क्या लिख सकते हैं? 199, फिर 298, इस तरह से 98 कहाँ तक जाओगे? हाँ 49 तक जाओगे तो 397 49 51 एंड, हाँ फिर लेकिन 50 लेकिन 50 ऑर्डर एक्स वाई तो अलग अलग होगा ना, तो मतलब ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्स अलग है वाई अलग है। तो जैसे अगला लिखोगे आप 50,50, ठीक, फिर अगला होगा 99 1, 98 2, ये 199 99 1 सेम थोड़ी है, यहाँ x 1 है y 99 है, यहाँ x 99 y 1 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ होगा 51 49, और ये तो सेम है, तो ये नहीं आएगा। तो कितने हो गए टोटल पेयर्स? 100 100 कहाँ है, कितने हैं चेक कर लो, सॉरी हाँ चेक कर लो, बस ठीक से मैं बोल रहा हूँ 100 है। यहाँ क्या होगा 1 से लेके 50 तक तो ये है, और ये कितने हैं 51 से 99 तक, कितने हो गए ये 99 है कि 100 है, ये पूछ रहा हूँ। मुझे लगा 99 ही है, 100 कैसे हो जाएगा? देखो 1 2 14 50 51 52 53 50 99, पहला नंबर देखो बस 1 2 एंड सो ऑन, हाँ 49 99 50 51 52 53 54 98 99 99 नंबर है। अब बताओ, तो टोटल 99 पेयर है। अब बताओ कितने हैं जो
इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, केवल एक ही मतलब एक्सक्लूड होगा ना, वो तो 98 हो 199। जाएगा अगर ऐसा है तो, है ना। तो इसने क्या किया, इसको अच्छा 77 नहीं मिले। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, हाँ सर, वो समझ में आ गया, वो पेयर के वजह से। हाँ मल्टीप्लाई मतलब टू करना ना इन होगा दोनों को केवल, अब, हाँ। तो 99 और 1 2 हो जाएगा केवल। ये 2 हो गए टू ना, बाई में अब बाकी का 99, प्रोडक्ट लेकिन 100 ज्यादा ही यहाँ होगा। अच्छा, तो इसमें सॉल्यूशन में कुछ और ही किया है, कुछ पता नहीं। 97/99 आएगा। इसने 77 लिखा है गलती से, मुझे लग रहा है। 97 होगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि देखो और कोई पेयर है जहां प्रोडक्ट 100 से कम हो जाए, दो ही में होगा ना, यही दोनों, बाकी सही में ज्यादा ही होगा, है ना। ये है। हाँ सब में ज्यादा होगा। हो सकता है शायद जैसे ग्रेटेस्ट, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे ग्रेटेस्ट हो गया 50-50 2500, उसका हम्म कुछ परसेंटेज से ग्रेटर होना चाहिए, उस पे शायद सॉल्यूशन बना दिए हैं लग रहा है। पता नहीं, नहीं उसने फिर भी गलत किया है। देखो टोटल है कि दो नंबर का सम 100 है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट 100 से ज्यादा होगा, तो यही है, उसने गलत बनाया है सोल्यूशन इसने, है ना। तो ठीक है, और कुछ है तुम्हारा बचा हुआ? नहीं सर। ठीक है ना, चलो फिर, ठीक है, थैंक यू।